डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। किसी अभिक्रिया का ऑर्डर, कोटि ज्ञात करने की विधियां, कोटि निर्धारण की विधियां। तो सबसे पहले है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। समाकलित वेग समीकरण के द्वारा किस तरह किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है वो इसमें पढ़ेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में। हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है K0 T इज इक्वल टू एक्स। K0 यहां पे है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है K1T इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास K2T इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। यहां पे K1 हो गया रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, K2 हो गया रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है? समय, कंसंट्रेशन और समय के बीच में रिलेशन बताता है। तो अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, तो पर्टिकुलर मान लीजिए रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो T बराबर 0 पर एक्स क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो 0 है। कुछ समय बाद पर्टिकुलर हम मान लीजिए 5 मिनट बाद प्रोडक्ट कितना बना? x1। उसके 5 मिनट बाद मीन्स 10 मिनट बाद प्रोडक्ट बना x2। उसके 5 मिनट बाद मीन्स 15 मिनट आफ्टर प्रोडक्ट बना x3। तो यहां पे हम T1 x1, T2 x2, T3 x3 की वैल्यू रखेंगे और तीनों में अगर K की वैल्यू सेम आए मीन्स K0 की वैल्यू सेम आए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि वो रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में और अगर सेम नहीं आती, इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन है, ऑर्डर है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर। T1 टाइम पर A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। A माइनस एक्स क्या है? T1 टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन। A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और A माइनस एक्स है T1 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो T2 टाइम पे क्या हो जाएगी? A माइनस एक्स2। T3 टाइम पे क्या हो जाएगी? A माइनस एक्स3। तो इस तरह हम T1 A माइनस एक्स1, T2 A माइनस एक्स2 और T3 A माइनस एक्स3 की वैल्यू पुट करेंगे और अगर तीनों में K1 की वैल्यू सेम आए, इसका मतलब क्या है? हमारी जो रिएक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे ऑर्डर कैसे करेंगे? T1 टाइम पे A माइनस एक्स1, T2 टाइम पे A माइनस एक्स2, T3 टाइम पे A माइनस एक्स3। A यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और A माइनस एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T1 टाइम और A माइनस एक्स2 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T2 टाइम। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, और अगर तीनों में K2 का वैल्यू सेम आए तो हमारे जो ऑर्डर है वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका दूसरा मेथड है डिफरेंशियल रेट मेथड। अवकलित वेग समीकरण के द्वारा हम किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करें? ये मेथड, इस मेथड को हम कहेंगे वॉन हॉफ मेथड, क्योंकि ये मेथड वॉन हॉफ ने डेवलप किया था, इसलिए इसे हमने कहा वॉन हॉफ मेथड। यहां पे हम क्या करेंगे इस मेथड में? रिएक्शन इज कैरिड आउट एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन। किसी एक अभिक्रिया को अलग अलग सांद्रताओं पे हम रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे और मान लीजिए हमें पता है R1 इज इक्वल टू क्या है? R1 इज डायरेक्टली R रेट ऑफ रिएक्शन है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? तो यहां पे R1 है रेट ऑफ रिएक्शन कब? जब A1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? A1, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो यहां पे R1 इज इक्वल टू Kn, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n की वैल्यू वही होगी जो ये वाले n की वैल्यू होगी यहां पे। तो यहां पे R1 इज इक्वल टू आ जाएगा Kn इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A1, रिएक्टेंट है, एक बार हमने लिया रिएक्टेंट
की कंसंट्रेशन अलग अलग ली हमने, एक बार A1 ली, दोबारा A2 ली, तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन आ गई R1 और R2, दोनों को डिवाइड किया हमने, तो K1 जो Kn है ये तो सेम है तो कट जाएगा यहाँ पे, तो और फिर इसे सोल्व करेंगे, ln लेंगे, ln R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ln A1 अपॉन A2 की पावर n, फिर क्या आएगा ln R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n, पावर ln है तो वो आगे आ जाएगी n ln इंटू ln n ln A1 अपॉन A2, ln को log में कन्वर्ट करेंगे 2.303 log R1 अपॉन R2, यहां पे n 2.303 log A1 अपॉन A2, तो यहां पे 2.303 कट जाएगा, हमारे पास बचा log R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n log A1 अपॉन A2। यहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, log A अपॉन B होता है हमारे पास log A माइनस log B, तो यहां पे log R1 माइनस log R2 ये हो गया हमारे पास, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास log R1 माइनस log R2 अपॉन log A1 माइनस log A2। यहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हाफ लाइफ मेथड, अर्ध आयुकाल विधि। हमें पता है कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, किसी रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए उसमें कितना समय लगा, वो होता है हमारा अर्धायुकाल। और ये मेथड केवल एक रिएक्टेंट यूज होगा तभी ये मेथड अप्लाई होगा, नहीं तो मेथड अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है आपकी, तो उसमें दो रिएक्टेंट है A प्लस B, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 2A कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में तो ये मेथड अप्लाई होगा। तो मान लीजिए A1 कंसंट्रेशन है, A1 है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसका T हाफ है T हाफ 1, A2 कंसंट्रेशन है उसी रिएक्टेंट की A2 कंसंट्रेशन पे T हाफ है T हाफ 2। तो हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, यहां पे A है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए T हाफ आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, या T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे इससे हम ये लिख सकते हैं T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A की पावर n-1, T हाफ 1 हो जाएगा हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1 की पावर n-1, T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर n-2, दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो ये आएगा, फिर सेम ln लेंगे दोनों तरफ, ln लेने पे हमारे पास जो पावर है वो आगे आ जाएगी ln, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-1 ln A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू ln T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2। ln को log में कन्वर्ट करेंगे 2.303 log करेंगे, 2.303 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा log T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 इज इक्वल टू n-1 log A2 अपॉन A1। नेक्स्ट हमारे पास फिर इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू दिस, यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। इसमें क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 0, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1, और सेकेंड ऑर्डर के केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2। तो यहां पे ग्राफ प्लॉट करें R वर्सेस A के बीच में, तो इस तरह स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहां पे R वर्सेस A के बीच में कर्व प्लॉट करें तो ये सीधी रेखा की समीकरण आई, तो हमें ये हमारा क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी तरह ये ग्राफ होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है आइसोलेशन मेथड, पृथक्कीय विधि, विल्गन विधि या ओस्टवाल्ड मेथड। इस मेथड को ओस्टवाल्ड ने डेवलप किया था, इसलिए इसे हम कहेंगे ओस्टवाल्ड मेथड। मान लीजिए
हमारे पास कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B प्लस N3C और प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इन एक्सिस अमाउंट। यहां पे हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था कि मान लीजिए एक रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा एक्सिस में हो जाए तो वो रेट एक्सप्रेशन में उसकी कंसंट्रेशन शामिल नहीं होगी। तो इसी को यूज करके हम देखेंगे कि इसमें से मान लीजिए हमें N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो N1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, B और C को एक्सिस में ले लेंगे। एक्सिस में लेने से क्या होगा, ये कंसंट्रेशन इसमें एक्सप्रेशन में, रेट एक्सप्रेशन में आएगी नहीं बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन, यानी रेट एक्सप्रेशन आएगा R1 = K N1 इंटू ए की पावर N1। तो अगर बी और सी एक्सिस में लेते हैं, इसी प्रकार ए और सी लेते हैं तो ये आएगा, और ए और बी लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गई, ए की कंसंट्रेशन हमने सीमित ली और बी और सी को एक्सिस में ले लिया, तो हमारे पास ये रेट एक्सप्रेशन आएगा। इस रेट एक्सप्रेशन से हम निकाल लेंगे N1 का मान। कैसे निकालेंगे, वॉन्ट ऑफ मेथड से निकाल लो। वॉन्ट ऑफ मेथड से यूज करके, वॉन्ट ऑफ मेथड यूज करके हम निकाल सकते हैं कि इससे, अबे इसके बाद यहां से हम इस तरह हम N का मान निकाल सकते हैं, और इसी तरह N2 का मान, N3 का मान कैलकुलेट करके हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। N = N1 + N2 + N3।